हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में बताने वाले हैं। तो देखेंगे क्रिया कहते किसे हैं, परिभाषा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो वो हम सब इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो देखेंगे कि क्रिया होती क्या है। हिंदी में एक टॉपिक होता है क्रिया। तो क्रिया के बारे में जानेंगे। आज तक हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने कुछ विलोम शब्द भी करा दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल विस्तार से व्याख्यात्मक रूप से मैंने कराए हैं। तो आज देखें मतलब क्रिया। क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया की परिभाषा होती है यानी क्रिया कहते किसे हैं। तो क्रिया किसे कहेंगे, यानी क्रिया है तो, लेकिन क्रिया कहेंगे किसे, तो क्या है, किसी कार्य के करने, यानी जो हम कार्य करते हैं तो क्या है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द, यानी जो शब्द होते हैं जो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, हमारी ये क्रिया कहलाते हैं। क्रिया ये क्या है, क्रिया एक विकारी शब्द है। ये मैंने पहले ही बताया कि विकारी शब्द क्या होता है। विकारी वो होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रिया भी क्या है, एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। क्रिया का दूसरा नाम क्या है, यानी क्रिया को हम धातु के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए, अकस्मात पेपर में आ जाता है कि क्रिया को अन्य और कौन से नाम से जाना जाता है, तो कौन से नाम से जानेंगे, क्रिया को यानी धातु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे क्रिया के कौन यानी कौन कौन से वर्ड होते हैं क्रिया में, जैसे खाना, खाना खाते हैं, खाना, पीना, रोना, दौड़ना, कूदना, यानी जो सभी क्रियाएं हम करते हैं, जो सभी क्रियाएं हम करते हैं और जो शब्द होते हैं करने वाले, यानी किसी कार्य के करने या होने का बोध होने कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे नेहा गा रही है, उदाहरण है इसका। नेहा क्या कर रही है, गा रही है। तो यहाँ पर गाना, यानी नेहा की क्रिया क्या है, नेहा की क्रिया है गा रही है, क्या, यानी गाना क्या है, नेहा की क्रिया है। उसी प्रकार बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। बच्चा की क्रिया क्या है, खेलना, यानी बच्चा खेल रहा है। ठीक है ना। उसी प्रकार धातु, धातु बताया कि क्रिया को धातु के नाम से भी जानते, तो क्रिया धातु कहते किसे, यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु के अंत में ना जोड़ने से, धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। यानी कि जो मूल रूप होता है उसे तो धातु कहते हैं, लेकिन जो धातु में मूल रूप में यानी अंत में उसमें ना जोड़ देते हैं तो जो शब्द बनता है यानी साधारण शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। जैसे खाना लिखा है, ठीक है, जैसे खाना वर्ड लिखा है, अगर हम इसको तोड़ेंगे यानी अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, खा प्लस ना। ठीक है, खा प्लस ना हो जाएगा। तो खाना यानी ये तो हो गया क्या, धातु के अंत में ना जोड़ा गया। ठीक है, और फिर क्या है, ये क्या रह गया, यानी सिर्फ खा जो रह गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मूल रूप कहेंगे। यानी मूल रूप यानी धातु, मूल रूप को ही धातु कहते हैं ना। तो मूल रूप या धातु या धातु, ये क्या हो जाएगा, खा। और ना क्या, ना इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ना इसमें क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों मिलाकर यानी ये मूल रूप रह गया और ये ना हमारा प्रत्यय हो गया, तो क्या है, तो ये पूरा शब्द बन जाएगा खाना। तो उसे यही कहा गया है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। और भी हो जाते हैं उदाहरण, पीना, जाना, मतलब जिनके अंत में ना लगा होता है और ना तो प्रत्यय हो जाता है, लेकिन जो शब्द बचता है वो हमारा मूल रूप हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया का विभाजन, ये तो क्रिया हो गया, क्रिया टॉपिक हम समझ चुके हैं, यानी क्रिया कहते किसे, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। और फिर आ जाते हैं क्रिया के प्रकार। तो क्या है, क्रिया का विभाजन दो प्रकार से होता है, यानी क्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी दो प्रकार से इसका विभाजन करते हैं। किस प्रकार से, कर्म या रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, कर्म या रचना या बनावट के आधार पर। और नंबर 2 है प्रयोग के आधार पर।
पूछ लिया जाता है कि क्रिया का विभाजन यानी क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, रचना बनावट या कर्म के आधार पर। नंबर 1 रचना बनावट या कर्म के आधार पर। नंबर 2 हो जाता हमारा प्रयोग के आधार पर। कर्म या रचना बनावट के आधार पर भी क्रिया 2 प्रकार की होती है। बहुत डीपली मतलब बता दे रही हूँ, जैसे आ जाए कुछ भी आ जाए तो ए टू जेड सेल्फ सोल्व कर पाए, ठीक है। इसमें क्या है, कर्म रचना बनावट के आधार पर भी क्रिया 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से प्रकार हैं? एक हो जाती है हमारी अकर्मक क्रिया, ये तो अक्सर ही पूछी जाती हैं दोनों क्रियाएं, अकर्मक क्रिया। और नंबर 2 है हमारी सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो कर्म के आधार पर हो जाती है 2 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अब क्या है कि अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन क्या करेंगे? अकर्मक यानी इसे हम तोड़े तो आ प्लस कर्म में टूटेगा, ठीक, अर्थात बिना कर्म के, यानी जिनमें कर्म नहीं होता। आ का मतलब ही होता है नहीं, है ना। आ का मतलब क्या होता है? नहीं, कर्म मिस कर्म तो है ही, यानी अर्थात बिना कर्म के। तो क्या है इसकी डेफिनेशन तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बल्कि जब हमें पता होता है पूरा विस्तार से तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। तो इसी वजह से मैंने पूरे के पूरे टॉपिक पूरे विस्तार से ही समझाए हैं। फिर क्या है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, अकर्मक कहा गया ना कि अकर्मक, तो क्या है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, कर्ता क्रिया कर्म होते हैं ना, पूरे एक सेंटेंस लिखा उसी प्रकार। तो क्या है, जिस क्रिया यानी जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव या व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। कर्म पर ना पड़े, किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े। मेन बात यही है कि जिस क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब क्या है, अकर्मक जो क्रियाएं होती हैं उन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, राम रोता है, तो राम क्या हो गया? राम हो गया इसमें कर्ता, ठीक है। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। रोना यानी रोता है, रोना जाना उठना ये सब क्या है? ये क्रिया हो गई। तो राम रोता है, ये क्या है? क्रिया। और है तो है ही, सहायक क्रिया होती है क्या होती है? सहायक क्रिया में आ जाती है, ये तो सहायक क्रिया। तो राम रोता है तो क्रिया है और इसमें कर्ता है, इसमें कर्म नहीं है। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? यानी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है राम यानी कर्ता पर। तो अकर्मक क्रिया वही होती है जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म नहीं है तो क्या है? ये अकर्मक क्रिया। राम रोता है। इसी प्रकार पक्षी उड़ रहे हैं तो इसमें पक्षी कर्ता यानी ये कर्ता का रूप है, कर्ता। और उड़ रहे मतलब उड़ना क्या है? ये इनकी क्रिया है, उड़ना पक्षियों की क्रिया है और रहे हैं ये सहायक क्रिया है। तो ये हो जाती है हमारी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को समझ चुके होंगे। तो अकर्मक और सकर्मक 2 क्रियाएं होती हैं, किसके आधार पर? कर्म रचना या बनावट के आधार पर। अब हम देखेंगे मतलब सकर्मक क्रिया को आगे देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो है हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर देखने वाले हैं सकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक, पहले तो इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि सकर्मक यानी कर्म साथ में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर, क्या कह रहा है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, है ना। अकर्मक में क्या होता है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? सकर्मक में जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है ना, कर्म पर पड़ता है, वे क्या कहलाती हैं? वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मैं क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा कर्ता। मैं क्या है? यहाँ पर कर्ता है। और लिखता हूँ, लिखना करता है नहीं, लिखना क्या बताएंगे? लिखना यहाँ पर क्रिया है, यानी क्या? लिखना हमारी क्रिया है।
और क्या लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र क्या है, ये हमारा कर्म हो जाएगा। पत्र क्या है, कर्म हो जाएगा। तो वही है कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। अगर यहाँ पर सिर्फ होता मैं लिखता हूँ, लिखता हूँ है ना, तो लिखता हूँ यानी कौन लिखता, मैं तो होती है अकर्मक क्रिया। अगर कह दिया मैं पत्र लिखता हूँ तो पत्र कर्म हो जाएगा, इसीलिए क्या है ये, यानी कर्म साथ है तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब है यहाँ पर भंवरा फूलों का रस पीता है। भंवरा फूलों का रस पीता है। क्या पीता है, फूलों का रस। फूलों का रस, तो फूलों का रस क्या है, यहाँ पे कर्म है। पीता एक क्रिया यानी पीना क्रिया हो गई, और भंवरा करता है। ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पूर्ण हो जाती है। अब क्या है, कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली होती है और कुछ दो कर्म वाली क्रियाएं होती है। मतलब जो सकर्मक क्रिया होती है कुछ तो एक कर्म वाली होती है और कुछ दो कर्म वाली क्रिया होती है। अब है क्या, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उसे उसे क्या कहते हैं, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह क्या है, तो यहाँ पर एक कर्म है, कर्म क्या है, पुस्तक है। पढ़ना, पढ़ना क्या है, ये हमारी क्रिया है, पढ़ना क्रिया हो गई, वह ये हमारा करता है। तो इसमें क्या है, एक कर्म है इसलिए एक कर्मक क्रिया है। उसी प्रकार है रमन ने खाना खाया। ठीक है, रमन ने खाना खाया। खाना खाया क्या है, ये क्रिया है और ये क्या है, खाना। खाना हमारा कर्म है यानी भोजन है ना। खाना खाया, रमन ने, किसने खाया, रमन ने, तो रमन करता हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाती मतलब जिसमें एक करता हो, इसमें एक करता हो वो क्या हो जाती, एक कर्मक क्रिया। अब क्या कहता है, द्वय कर्मक। द्वय कर्मक बोलने से ही मतलब द्वय जिसमें दो कर्म हो। द्वय कर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त, यानी जो सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं उन्हें दो कर्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी जिन वे जो सकर्मक क्रिया होती है इनमें दो कर्म होते हैं वे क्या कहलाते हैं, उन्हें दो कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी। ठीक है, पहले तो अरविंद क्या हो गया, अरविंद हो जाएगा हमारे यहाँ कर्ता। अरविंद ने निरंजन को, तो एक तो यहाँ पर निरंजन है, निरंजन क्या है, कर्म है। ओके, मतलब क्या दिया है, पुस्तक, पुस्तक कर्म है। तो इसमें दो कर्म है, इसमें दो कर्म है। अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी। पुस्तक दी किसको, निरंजन को। किसने दी, अरविंद ने। तो अरविंद द्वारा कार्य किया गया है किसका, निरंजन को पुस्तक देने का। दी हमारी यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, ये हो जाएगी दो कर्मक क्रिया के उदाहरण अगर पूछ लिए जाते हैं तो। यानी सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक कर्मक और द्वय कर्मक। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे क्रिया के प्रकार। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के हमने सीखा रूप यानी रचना या बनावट या कर्म के आधार पर क्रिया कितने दो प्रकार की होती है, कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब क्या है, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो प्रयोग के आधार पर अगर पूछ लिया जाए क्रिया कितने भेद होते हैं तो वो कितने होते हैं, 5। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया। फिर नंबर 2 आ जाती है संयुक्त क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया और नंबर 4 हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 5 हो जाती है हमारी सामान्य क्रिया। तो ये जो है 5 प्रकार हमारे प्रयोग के आधार पर होते हैं जिनको हम व्याख्यात्मक रूप से अभी पढ़ेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भेद बताए मैंने। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 5, जिनमें से हम पहला होता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब अगर लिखा हुआ है कोई सेंटेंस, अगर कोई एग्जाम्पल है तो हम प्रेरणा कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का जो रूप होता है
क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कर्ता यानी जो कार्य करने वाला है कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को करवाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण समझेंगे, यानी ये क्या है? धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती हैं, तो क्या है कि धातु में, धातु यानी क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, तो धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, और प्रेरणार्थक, एक याद रखने वाली बात है, प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। ये ध्यान रख लीजिए कि प्रेरणार्थक क्रिया में कितने कर्ता होते हैं? दो कर्ता होते हैं। एक होता है प्रेरक कर्ता, प्रेरक कर्ता यानी प्रेरणा प्रदान करने वाला, जो प्रेरणा प्रदान करता है, यानी इस काम को इस प्रकार से करो, तो वो प्रेरणा देता है, वो क्या हो गया? प्रेरक कर्ता। एक हो जाता हमारा प्रेरित कर्ता, यानी प्रेरणा लेने वाला। जैसे एक प्रेरक कर्ता ने प्रेरणा दी, तो वो प्रेरक कर्ता। जिसने ग्रहण की यानी प्रेरणा ली, जिससे प्रेरणा ली, वो क्या हो गया? प्रेरित कर्ता, यानी प्रेरणा लेने वाला। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया का हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। ठीक है, राम, राम क्या है? राम है, वो क्या है? लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो राम तो क्या हो गया? कौन लिखवा रहा है? राम लिखवा रहा है, तो राम क्या हो गया? प्रेरक करता हो गया। लिखवा किससे रहा है? लक्ष्मण से, तो क्या हो गया? ये प्रेरित करता हो, यानी जिसने कार्य करवाया वो क्या? प्रेरक करता, और जिसने कार्य कर दिया प्रेरित होकर, वो क्या? प्रेरित करता हो जाता है। ठीक है, तो यही होते हैं प्रेरक। और इसमें क्या है? लिखवाता है, लिखवाता है, तो ये क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ये क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक। तो इसी प्रकार हमारी प्रेरणार्थक क्रिया को पहचान सकते हैं कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता। इसी प्रकार के और भी उदाहरण हमें मिल जाते हैं, है ना। जैसे हो जाएगा श्याम मोहन से मतलब कुछ भी लाने को कहता है ना, तो क्या हो जाएगा? तो ये सब ऐसे उदाहरण क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। अब क्या है इनके? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया एक तो प्रथम प्रेरणार्थक होती है और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे होती है? मूल धातु यानी मूल क्रिया है, जैसे गिरना, मूल क्रिया हो जाएगी हमारी गिरना। तो गिरना की प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगी? गिराना। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आना, है ना, गिराना। द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा गिरवाना, यानी कि आना और बाना लगाने से क्रमशः, आना और बाना लगाने से क्रम, मूल धातु में समझ लीजिए, मूल धातु में आना और बाना लगाने से क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। एग्जाम में आ जाए जगना, जगना हमारा क्या है? मूल धातु यानी क्रिया है, ये मूल धातु है जगना। और प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? जगाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी जगवाना। ठीक है, इसी प्रकार आना और बाना लगाते चले जाते हैं, जैसे उठना, उठाना और उठवाना। जैसे आया चलना, चलाना और चलवाना। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारी मतलब प्रेरणा, जो मतलब एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है मूल धातु में। यही इस प्रकार कह सकते हैं कि मूल धातु में आना और बाना लगाने से क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है, यानी बनती है। अब क्या है? अब नंबर 2 है हमारा संयुक्त क्रिया। नंबर 2 क्या है? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे? जहां दो या दो से अधिक धातुओं यानी क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो। संयुक्त का मतलब है संयुक्त साथ साथ किया गया हो, वहां क्रिया के इस रूप को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, वह क्या है? वह यानी करता है, वह क्या है? करता है, वह करता है। और खाना, खाना भी एक क्रिया है। ठीक है, खा चुका है क्रिया है, और चुका भी एक क्रिया है। तो यानी कि वही कहा गया है जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहां संयुक्त क्रिया होती है। तो एक खाना और चुका, ये दो क्रिया हो गई, तो ये हमारा संयुक्त क्रिया हो गई। अब क्या है? नोट पूछ लिया जाए, जैसे अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद बताए गए हैं। तो संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? अर्थ के अनुसार 11 भेद
होते हैं। इसी प्रकार हमारी ये प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया, दो क्रियाएं यहाँ पर हम समझ चुके हैं। और आगे की जो क्रियाएं हैं वो हम अभी समझेंगे। क्रिया प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 5 होते हैं। अब नंबर 3 है हमारी नाम धातु क्रिया। नंबर 3 क्या है? नाम धातु क्रिया है। नंबर 3 कौन सी है? नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से नाम धातु कहा गया है। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हो जाएगा बात से बतियाना, यानी बतियाना क्या है? बतियाना कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। उसी प्रकार हाथ से क्या बनेगा? हाथ से बना दिया हमने हथियाना, यानी बतियाना, हथियाना, यानी इसमें याना लगा होता है, वो कौन सी? नाम धातु क्रियाएं हो जाती हैं। लेकिन एक विशेष बात है इसमें, क्या? जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनी होती हैं वो हमारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब क्या है? नंबर 4 है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया ये होती है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसका मतलब जब करता है एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त हो जाता है, यानी करने लगता है, तो वह पहली वाली क्रिया जो क्या कहलाती है? वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूं, एक क्रिया क्या हो गई हमारी? उठना। एक क्रिया हो गई हमारी क्या? उठना। तो ये तो बाद वाली क्रिया है। पहले वाली क्रिया क्या? मैं अभी सोकर, यानी जो सोया हूँ, सोकर उठा हूँ, तो ये तो हमारी हो गई पहली क्रिया। और क्या? ये उठा हूँ, ये हो गई, मतलब तुरंत ही उसने दूसरी क्रिया शुरू कर दी, क्या? उठा हूँ। तो जो पहले वाली क्रिया है यानी सोना, पहले वाली क्रिया ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो वही कहा गया है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया करने लग जाए, तो पहली वाली क्रिया जो क्या है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब क्या है? बच्चा दूध पीकर सो गया। तो बच्चा क्या करके सो गया? यानी दूध पीकर, यानी पीकर सो गया। दूसरी क्रिया क्या हुई? सोना। पहले दूध पिया है फिर सो गया, तो पहली वाली क्रिया जो पीकर है वो क्या हो जाएगी? ये हमारी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब नंबर 5 है सामान्य क्रिया। नंबर 5 पे आती है सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो। सिंपल सी बात है कि जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। यानी सामान्य क्रिया जब वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह क्या कहलाती? सामान्य क्रिया कहलाती। जैसे सामान्य क्रियाएं होती हैं जो आना, जाना, खाना, सोना, जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप आए, तो एक क्रिया का प्रयोग हुआ, एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। वह नहाया, करता है और एक क्रिया है, तो ये क्या है? ये दोनों क्या है हमारी? ये क्या है? ये सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। तो इसी प्रकार से हमारी ये क्रिया चैप्टर टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसे पूरा अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं और पढ़ लेंगे। और समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। तो आज का हमारा क्रिया चैप्टर कंप्लीट हो